से कल ही किसी का इंटरव्यू है, वो उसको टेंशन हो रही होगी। तो मैं बस यही कहना चाहती थी कि आप मतलब पता चलेगा कि हर एक जो इंसान कोशिश करता है ना, वो कभी फेल नहीं होता है। और हर एक की लाइफ में रिजेक्शन आती है। हेलो गाइस, मैं ना तैयार हो रही थी फ्लाइट के लिए, तो मेरे दिमाग में अचानक से एक बात आई कि एक मतलब ऐसा भी एक टाइम था कि मैं सोचती थी कि मैं कब कैबिन क्रू बनूंगी, मैं कब यूनिफॉर्म पहनूंगी, और फिर मैं ना कैबिन क्रू की वीडियोस देखा करती थी। पर मेरे टाइम पे इतने वीडियोस और इतना कुछ यूट्यूब वगैरह इतना ज़्यादा वो नहीं था, और इतने लोग वीडियोस वगैरह नहीं बनाते थे। तो मुझे एक ख्याल आया दिमाग में कि क्यों ना मैं आपसे अपनी स्टोरी शेयर करूँ, ताकि आप थोड़ा मोटिवेट हो जाओ, आपको थोड़ा आइडिया मिले कि एक मतलब बनने के लिए एक कैबिन क्रू बनने के लिए कितने रिजेक्शंस और कितना वो भी चाहिए होता है। तो आज मैं अपनी स्टोरी लेके आई हूँ, एक नॉर्मल सा एक ये वीडियो, सिर्फ एक मोटिवेशनल वीडियो, एक चिट चैट वाली वीडियो है। तो चलो ये थोड़ा सा स्टार्ट करके मैं आपको अपनी स्टोरी बताती हूँ। तो वैसे हम जो कैबिन क्रू बनना चाहते हैं वो मुझसे रिलेट कर पाएंगे कि हम कैबिन क्रू को देखते हैं, उनका यूनिफॉर्म देखते हैं, वो इधर जा रहे हैं, लेओवर के पिक्चर्स देखते हैं, और एक ग्लैमरस लाइफ देखते हैं। पर उस जो एक लाइफ है उसके पीछे का जो एक वेटिंग पीरियड है, एक स्ट्रगल है, मेडिकल्स का टेंशन है, इंटरव्यूज का टेंशन है, प्रिपरेशन है, और सेल्फ डाउट्स है, फेलियर्स है। तो वो सब, वो मतलब जो भी है इंक्लूडिंग मी, वो सब क्रॉस करने के बाद ही आज हम इधर हैं जहाँ पे आज मैं हूँ, और आप मैं अभी एक कैबिन क्रू बनने के बाद मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बना रही हूँ। तो ये एक मोटिवेशनल जो जर्नी है मेरी, तो वो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो मेरी जर्नी यहाँ से स्टार्ट होती है कि मैंने कैबिन क्रू बनने का ड्रीम देखा था जब मैं क्लास 6th या 5th या 6th में थी। मुझे आज भी याद है कि मेरी फ्रेंड ने मुझे स्लैम बुक भरने को दिया था, तब हमारा टाइम पे स्लैम बुक होता था, कि मैंने लिखा था कि आई वांट टू बिकम एन एयर हॉस्टेस। और आज भी जब मेरी उस दोस्त से बात होती है तो वो मुझे पिक्चर भेजती है स्लैम बुक का। काफ़ी साल पहले एक बार भेजा था उसने कि देखो तुम्हारा ये मन था, तुम्हारा ये ड्रीम था, और आज तुम हो। तो वो एक ड्रीम अचीव करने का जो एक मतलब एक वो खुशी है ना, बस वो खुशी बहुत ही ज़्यादा प्राउड फीलिंग है। जो आप सोचते हो, जो आप ड्रीम करते हो, वही आप आज करना कर पा रहे हो। तो एक वो एक ड्रीम, वो एक प्राउड फीलिंग है। तो मेरी फैमिली में कोई भी कैबिन क्रू नहीं है। एयरपोर्ट से एयर मेरी जो मेरी आंटी है वो एयरपोर्ट में काफ़ी हाई सीनियर पोस्ट पे है। बट कैबिन क्रू का जो एक लाइफ है और एक जो रियलिटी, वो किसी कोई नहीं है मेरी फैमिली में, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है। मैं ही ऐसी एक सबसे पहली मेरी फैमिली की थी जो ये बनना चाहती थी। तो फैमिलीज काफ़ी मेरे 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 जो डैड थे, मेरे जो मम्मी मेरी मम्मी मेरे डैड, तो उन्होंने ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया था इसके लिए स्टार्टिंग में। मेरे डैड ने मुझे यही कहा था कि अगर तुमको इंटरनेशनल करना है तो कोई फ़ायदा है, तो तुम इंटरनेशनल, अगर डोमेस्टिक करना है तो तुमको बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा, तो तुम देख लेना। बट और मेरे जो दादाजी थे, उनको कभी पसंद नहीं था कि मैं ये करूँ, क्योंकि उनके लिए कैबिन क्रू सिर्फ एक मॉडल थी जो मेकअप करके मेकअप वगैरह करेंगी। तो उन मतलब कैबिन क्रू का जो एक रियलिटी है, उनको इतना कुछ ट्रेनिंग मिलती है, एक अलग सी लाइफ होती है, जो पीछे का लाइफ होता है वो किसी को नहीं पता। तो अगर आप लोगों के भी मम्मी पापा या कोई इस कैबिन क्रू बनने के अगर खिलाफ है, अगर उनको भी डाउट है, तो आप ये वीडियो उनको ज़रूर दिखाना। तो घर पे बहुत कुछ झगड़ा-वगड़ा करके, पापा को मना के, मम्मी को मना के, फाइनली मेरा ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन होने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे यही करना है, और मैंने प्रिपरेशन लेना स्टार्ट किया। तब मैं एकदम नई थी, मुझे कुछ नहीं पता था, मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट थी, बात करना नहीं आता था, और कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं था। और मैं सबको देखती थी, जितना भी मैं सर्च करी गूगल वगैरह में, तो वहाँ पे यही था कि यू विल हैव टू बी कॉन्फिडेंट, यू हैव टू बी स्पीक इन इंग्लिश, ये वो। तो मुझे पता नहीं, ऐसा डर तो था ही, बट फिर भी मैंने होप नहीं छोड़ा, और आई कंटिन्यू टू बी, मतलब मैं प्रैक्टिस करने लगी, और फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं फ्रैंकफिन जॉइन करूँगी। तो फ्रैंकफिन में जाके मुझे काफ़ी पॉजिटिविटी मिली, काफ़ी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुई। अगर आपको फ्रैंकफिन का वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करना, मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊँगी फ्रैंकफिन के लिए। तो मैंने फ्रैंकफिन जॉइन किया, 1 डेढ़ साल मैंने फ्रैंकफिन को दिया, और उन्होंने मुझे काफ़ी, मेरी पर्सनैलिटी काफ़ी चेंज हुई, जो मैं खुद फ़ील करती हूँ। फिर मैंने अपना फर्स्ट इंटरव्यू देने का प्लान किया, क्योंकि मैं भी वही कह रही थी कि करने की कोशिश कर रही थी कि इस बार नहीं, अगली बार देंगे, अगली बार नहीं, अगली बार देंगे, ऐसे करके मैं ना डिले कर रही थी, क्योंकि मैं अवॉइड कर रही थी। तो फाइनली मैंने अपना पहला इंडिगो का इंटरव्यू के लिए मैंने प्रिपरेशन लिया, मैंने डॉक्यूमेंट्स अरेंज किए, जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, मैंने फाइल
खरीदी, मेरे पास फॉर्मल्स नहीं थे, मैंने फॉर्मल्स खरीदी और फिर मैंने सब शूज़ वगैरह कुछ भी नहीं था मेरे पास। और फिर मैं मेरा पहला एक इंटरव्यू जो साउथ एक्सटेंशन में हुआ था इंडिगो का, मैं वहाँ पे चली गई। मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था, बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं था, मैं बस गई। पहला राउंड था, इंट्रोडक्शन का था, तो ऑब्वियसली जब क्योंकि वो मेरा पहला था, मैंने इंट्रोडक्शन तैयार किया था, बट वहाँ पे जाके मैं फंबल कर गई, जो कि आपको नहीं करना था। नर्वस में मैं एकदम घबरा के मैं फंबल कर गई। तो ऑब्वियसली उस टाइम पे उन्होंने कहा कि वेट करो, रिजल्ट्स बताएंगे। तो मैंने मम्मी को कॉल किया घर पे, क्योंकि मैं पापा को नहीं बताती थी। तो मम्मी को मैंने कॉल किया, मम्मी ने कहा क्या हुआ, मैंने कहा शायद पता नहीं, बट अच्छा नहीं गया, ऐसे करके मैंने बोला। और कुछ देर बाद मुझे रिजेक्शन आया कि नहीं, आपका नहीं हुआ। तो मैं उदास तो नहीं हुई थी, बट मुझे एक डर लग रहा था कि पता नहीं आगे जाके क्या होगा। फिर मैं घर आई, फिर थोड़ा-सा डिमोटिवेट तो हो ही गई थी, फिर मैंने प्रिपरेशन और लिया। फिर मैं उसके बाद से ना मैं जितने भी इंटरव्यूज़ आते थे, मैं हर एक इंटरव्यू में जाती थी। भले ही मैं घर पे नहीं बोलती थी, मम्मी को सिर्फ़ मम्मी को पता था, पापा को पता नहीं था। बट मैंने उसके बाद मैं एयर इंडिया, एयर एशिया, गो एयर और कतार, काफ़ी इंटरव्यूज़ में मैं गई थी। कतर में नहीं, कतर में मैं गल्फ़ेयर के बाद गई थी। तो ऐसे करते ना मुझे भी पता चला कि क्या एक्चुअली क्या हो रहा है। तो मैंने ना क्वेश्चंस, मैं जैसे ही इंटरव्यू पे जाती थी ना, मैं क्वेश्चंस लिखना स्टार्ट करती थी। मैं थोड़ा-सा याद करके फिर मैं उसको ना थोड़ा-सा उन क्वेश्चंस को मैं प्रिपरेशन लेना स्टार्ट करती थी, और फिर जीडी का क्या-क्या हो सकता है वो सब लेना स्टार्ट करती थी। लोगों से पूछती, क्योंकि अगर मैं अब सेकंड राउंड में ना जाऊँ तो मुझे पता ही नहीं चलेगा। तो मैं लोगों से पूछती थी कि लोग वो भी वो उधर काफ़ी लोग थे जो काफ़ी रिजेक्ट होके आए, उनको भी रिजेक्शन मिली, तो मैं उनसे पूछती थी और क्वेश्चंस नोट करके रखती थी, और फिर घर पे आके प्रैक्टिस करती थी। खुद ही ऑडियो चला के प्रैक्टिस करती थी कि मुझे अपना आवाज़ सुनना है कि मैं कैसे बोलती हूँ। और एक और डिमोटिवेशन तो नहीं, बट दुःख कहूँगी, डिमोटिवेशन तो नहीं कहूँगी, बट दुःख कहूँगी। मेरी एक फ्रेंड थी, उसका सबसे पहला इंटरव्यू इंडिगो में क्लियर हो गया था, और मुझे लगा कि सिर्फ मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? उसका भी हो गया, उसका भी हो गया, मैं ही मतलब मुझसे ही नहीं हो रहा है। और फिर मेरे पापा कभी-कभी आके पूछते थे कि तुम क्या करना चाहती हो फ्यूचर में? कुछ भी नहीं हो रहा है, घर पर बैठी हो, कुछ तो करो। क्योंकि मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन करके मैंने उसका कुछ पढ़ाई, मतलब इतना पढ़ाई करने के बाद में मैंने किया नहीं, तो एक डाउट तो सबका रहता ही है। फिर मेरे आस-पास के जितने भी मेरे सेम ऐज के दोस्त थे, सबका कुछ ना कुछ कहीं न कहीं हो रहा है, सब अच्छे से कमा रहे हैं, ये कर रहे हैं, सब सेविंग्स करना सबने स्टार्ट कर दिया। तो ऑब्वियसली जब आपके आस-पास सब एक कर रहे हैं ना, तो आपको वो लगता है, फिर आपके घरवाले भी आपको बोलने लगते हैं कि वो उसका देखो, वो देखो, अब तुम क्या कर रही हो, ये डिसीज़न गलत है। तो काफ़ी ये सब काफ़ी कुछ सुनने को मिला। तो रिजेक्शन मिलते-मिलते मुझे 5 इंटरव्यूज़ में मैं गई थी, जहाँ पे मुझे एकदम 1 या 2 राउंड के बाद ही रिजेक्शन। तो मैं मतलब मुझे लगा था कि शायद मुझे छोड़ना पड़ेगा। फिर मैंने क्या किया, फिर उसके बाद ये गर्लफेयर वाला ऐड देखा मैंने इंस्टाग्राम पे, तब तक इंस्टाग्राम आ चुका था। तब मैंने मम्मी को कहा कि मैं भर देती हूँ, होगा तो नहीं, क्योंकि इंटरनेशनल वैसे डोमेस्टिक नहीं हो रहा। तब मुझे लगता था कि डोमेस्टिक ज़्यादा ईज़ी है, इंटरनेशनल डिफ़िकल्ट है, बट उल्टा है। तो मैंने फॉर्म फिल अप कर दिया, और फिर मुझे अब मैं कैंडिडेचर मेरा सिलेक्ट हो गया, मेरे पास मेल आ गया, मैंने मम्मी से कहा कि ठीक है मैं जाती हूँ, पर होगा तो नहीं। ऐसे ही मैं हमेशा यही कहती थी कि मेरा तो होगा ही नहीं। फाइनली जब मेरा प्री सिलेक्शन के लिए मैं गई, और फिर प्री सिलेक्शन का जो सब कुछ हुआ, फिर एक-एक करके मैं सिलेक्ट होती गई, प्री सिलेक्शन में मेरा हो गया। मैंने मम्मी को मैसेज किया कि मेरा हो गया, तो थोड़ा-सा खुशी मुझे मिल रही थी, महसूस हो रही थी मुझे। और अगर आपको गर्लफेयर का प्री सिलेक्शन राउंड भी जानना है, तो मैंने वीडियो है मेरा, वो अब मैं टैग कर दूँगी, आप उधर से देख सकते हो। तो उसके बाद मैं फिर घर आई, फिर अगले दिन मुझे जाना था, जो मेन सिलेक्शन राउंड है उसमें जाना था। फिर मैं वही कह रही थी कि मुझसे नहीं होगा, मुझे डर लग रहा है, मैं सो नहीं पाई थी। पता नहीं ऐसा लग रहा था, मैं ऐसे ही करके जाती थी कि नहीं होगा, बस मैं बस देने जा रही हूँ। फाइनली उधर जाके भी सब कुछ होता गया, एक-एक राउंड क्लियर होता गया। पर इतनी सारी अड़चनें आती है ना एक इंटरव्यू के बाद। जब सब कुछ हो गया, मैं सिलेक्ट हो गई, घर आ गई। अगले दिन स्विमिंग के लिए था। स्विमिंग के लिए मुझे लगा हो गया। अगले 4-5 दिन बाद, 3-4 दिन बाद मैसेज आ रहा है, ईमेल आ रहा है कि तुम्हारा स्विमिंग रिजेक्ट हो गया है। तो फिर से स्विमिंग, फिर उन्होंने फिर से ईमेल किया कि आपको 1 महीने का टाइम दिया जा रहा है, आप स्विमिंग प्रैक्टिस करो, फिर मुझे हमें वीडियोज़ भेजो, हम आपको टाइम दे रहे हैं। तो ये सब करने के बाद फिर से वो सब करते-करते एक टेंशन तो बनी ही रहती है। एकदम जी-जान लगा दिया मैंने स्विमिंग करते हुए और वीडियोज़ भेजते। मैंने एकदम मतलब पागलों की तरह मैं सब कुछ करने लगी। और फिर फाइनली जाके स्विमिंग मेरा सिलेक्ट, मतलब ऑफर लेटर आने से पहले तक जब पता चला कि हाँ मेरा हो गया है, उसके बाद फिर
थर्ड पार्टी को पैसे देने की टेंशन, इतना सारा पैसा, डेढ़ लाख के करीब, इतना सारा पैसा। फिर हम सोचने लगे कि पता नहीं ये फेक तो नहीं है, ये पता नहीं वहाँ पे जाके क्या होगा, वैसे ही मिडिल ईस्टर्न कंट्री है, सेफ होगा कि नहीं होगा, वो सब, उन सब चीज़ों में फिर एक टेंशन। फिर पापा इधर पूछ रहे उधर पूछ रहे हैं। फाइनली जब पापा को पता चला था इन सब बारे में, पापा मेरे बहुत खुश हुए थे, उनको एक रिलैक्स फील हुआ था। फिर हमने जब पैसे दे दिए, उन्होंने हमें ऑफर लेटर डमी भेजा था पहले, उससे पहले मतलब मेडिकल से पहले। आई वी वर लाइक, डमी ऑफर लेटर, पता नहीं असली ऑफर लेटर आएगा भी कि नहीं आएगा, क्योंकि हम इतने सारे पैसे दे चुके थे। फाइनली जाके वो सब हुआ तो ऑफर लेटर है, ऑफर लेटर के बाद फिर से आ गया मेडिकल्स। मतलब एक के बाद एक इतना सारा कुछ होता है ना, एक कैबिन क्रू बनने के लिए इतनी स्ट्रगल्स होती है, फिर मेडिकल के लिए अलग अलग टेंशन। वैसे ही मेरा बीएमआई कम रहता है, बीपी कम रहता है, वो अलग टेंशन। फिर उधर गए, फिर हम मेडिकल्स के लिए गए, वहाँ पे सब कुछ करने के बाद हमें कंपनी से बार बार ईमेल आ रहा है कि मेडिकल का रिपोर्ट भेजो, मेडिकल का रिपोर्ट भेजो। अब यहाँ पे हॉस्पिटल में कोई दे ही नहीं रहा था मेडिकल का रिपोर्ट, नहीं है, वी कैन नॉट गिव, वी कैन नॉट गिव। वहाँ पे एक छोटी सी कन्फ्यूजन हुई थी, वो अलग सा एक दो हफ्ता उसमें लगा। मतलब ख़त्म नहीं होता है। लोग, पता नहीं, लोग बाहर से देखते हैं ना कि ये तो कैबिन क्रू है, इसको क्या ही है, बट इतना स्ट्रगल्स है ना कैबिन क्रू बनने के लिए, इतने सारे स्ट्रगल्स है, कोई इमेजिन नहीं कर सकता, सिर्फ जो करना चाहता है ना उन्हीं को पता है। तो वो सब होने के बाद फाइनली जाके जब मुझे ऑफर लेटर मिला, इसीलिए आज मैंने ये वीडियो बनाया, क्योंकि मैं एकदम से तैयार होने से मेरे दिमाग में आया कि शायद ऐसे बहुत लोग होंगे अभी जो टेंशन में हो गए, उनको प्रिपरेशन करना है, उनको इंटरव्यू देना है, कल शायद किसी किसी का, अगर आपने से जो भी वीडियो देख रहा है शायद उसमें से कल ही किसी का इंटरव्यू है, उसको टेंशन हो रही होगी। तो मैं बस यही कहना चाहती थी कि आप डीमोटिवेट मत होना, मेरी स्टोरी आपने सुनी है, अभी सुनी है, तो आपको मतलब पता चलेगा कि हर एक जो इंसान कोशिश करता है ना, वो कभी फेल नहीं होता है। और हर एक की लाइफ में रिजेक्शन आती है। मैंने अभी इसीलिए मैंने ये स्टोरी शेयर करी है, तो आपको मोटिवेट करने के लिए। तो प्लीज़ मोटिवेटर रहो, प्रैक्टिस करो, इंटरव्यूज़ में जाओ, बहुत बहुत सारे इंटरव्यूज़ में जाओ, रिजेक्शन हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर से जाओ, एक ना एक दिन ज़रूर होगा। तो चलो गाइस, ये इतनी मैंने सिर्फ इतना सा ही वीडियो आज इसीलिए बनाया ताकि आपको मैं मोटिवेट कर सकूँ। अभी मेरी फ्लाइट है, मुझे निकलना है, तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।